नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपा गुलाटी और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मेड सिंपल पर। आज हम करने जा रहे हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर पेपर के जीएस के सॉल्यूशन। ये वीडियो पार्ट 1 है हमारा सीरीज़ का। मैं आगे वीडियो तभी कंटिन्यू करूँगी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। ये अगर आपको लगेगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक है, आपको लग रहा है कि आपको इससे बेनिफिट मिल सकता है, तभी मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगी। ये वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रखी है मैंने, ताकि आप डिसीजन ले सकें कि आपको आगे कंटिन्यू करवानी है या नहीं करवानी है। अगर आप कंटिन्यू करने के लिए बोलेंगे तो मैं जल्दी इसको पोर्शन को कवर कर दूँगी। और जो हम करेंगे क्वेश्चंस वो इस हिसाब से करेंगे कि बाइलिंगुअल रहेंगे क्वेश्चन, दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश। और क्या यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को रटेंगे नहीं कि हमने सिर्फ आंसर रट लिया, हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे एग्ज़ाम में अगर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी आ जाए तो हम आराम से अटैम्प्ट कर सकें। क्वेश्चन मैं इंग्लिश में भी दिखाऊंगी, हिंदी में भी दिखाऊंगी। उससे रिलेटेड आपको मैप्स वगैरह जो भी चीज़ें जो यूज़फुल मुझे लगती हैं कि आपके लिए रहेंगी, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। आई होप आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। स्टेटमेंट 1 कहती है, मैंगनीज इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेरो एलॉयज़। अब पहले हम स्टेटमेंट 1 के लिए ही देख लेते हैं, हिंदी में देख लेते हैं कि क्या कहा गया है। आयरन ओर की स्मेल्टिंग हेतु मैंगनीज एक कच्चा माल है एवं फेरो एलॉयज़ के उत्पादन में भी प्रयुक्त किया जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी बात हो रही है वो हो रही है मैंगनीज़ को लेकर। तो मैंगनीज़ का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मैंगनीज़ को हम लिखते हैं Mn से डिनोट करते हैं। इसका जो हमारा एटॉमिक नंबर रहता है वो 25 रहता है। और क्या, मैंगनीज़ जो होता है वो हमारा हार्ड होता है, ब्रिटल होता है यानी कि भिंगुर होता है, सिल्वरी कलर का मेटल होता है। खाने पीने की चीज़ों में किन में पाया जाता है, हमारे होल ग्रेन्स में पाया जाता है, सोयाबीन में, राजमा में, इन सब चीज़ों में क्या है, मैंगनीज़ भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो और स्मेल्टिंग क्या होती है, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि मैंगनीज़ के बारे में। ठीक है, कि जिस चीज़ के बारे में बात की गई है पूरी की पूरी, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब पूछा गया है स्मेल्टिंग के लिए मैंगनीज़ यूज़ होता है, तो स्मेल्टिंग क्या होती है वो देख लेते हैं। स्मेल्टिंग होती है ये, किसी भी चीज़ को जब हम किसी ओर को जब हम बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, उसमें से हमारा जो प्रमुख कच्चा माल है वो निकल कर आ जाता है। जो प्रमुख चीज़ एलिमेंट हमें चाहिए वो निकल कर आ जाता है। जैसे यहाँ पर हम आयरन ओर को अगर गर्म करेंगे मैंगनीज़ थोड़ा सा मिलाकर, तो उससे क्या होगा, हमारा आयरन मेटल जो है वो अलग निकल कर आ जाएगा। आयरन मेटल अलग निकल कर आ जाएगा, तो ये हमारी हो जाएगी स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो मैंगनीज़ के केस में यहाँ पे क्या होता है, आयरन के केस में हमारा क्या यूज़ होता है, मैंगनीज़ यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ तक हमारी स्टेटमेंट ठीक है कि आयरन ओर की स्मेल्टिंग हेतु मैंगनीज एक प्रमुख कच्चा माल है। उसके बाद दूसरी लाइन में बोला गया फेरो एलॉयज़ के उत्पादन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब फेरो एलॉयज़ क्या होते हैं। फेरो मीन्स व्हाट, फेरो मीन्स आयरन। तो वो एलिमेंट्स जिसमें आयरन जो है वो प्रेजेंट होता ही होता है। एलॉयज़ मतलब मिश्रण, धातुओं का मिश्रण। ठीक है, वो एलॉयज़ जिसके अंदर आयरन तो प्रेजेंट होता ही होता है। इसके अलावा हमारे पास क्या प्रेजेंट हो सकता है, हाई प्रोपोर्शन में मैंगनीज़ प्रेजेंट हो सकता है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सब चीज़ें प्रेजेंट हो सकती है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फेरो एलॉयज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंगनीज़ भी इसमें यूज़ होता है हमारा बनाने के लिए, फेरो एलॉयज़ बनाने के लिए। तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट हमारी ठीक है पहली। उसके बाद अब दूसरी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। दूसरी स्टेटमेंट हमारी क्या कहती है, मैंगनीज डिपॉजिट प्राय सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाए जाते हैं, हालांकि यह मुख्यतः धारवाड़ क्रम से संबंधित है। देख लेते हैं इंग्लिश में भी। मैंगनीज डिपॉजिट्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, हाउएवर इट इज़ मेनली एसोसिएटेड विद धारवाड़ इकोसिस्टम। अब इसमें क्या बोला गया है कि जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो बोला गया है कि हमारे जो मैंगनीज़ है वो सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाए जाते हैं। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मतलब कि जिस तरह से हमारे रॉक्स बनते हैं उस चीज़ का प्रोसेस। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कहे तो उसमें क्या है, हमारा मैंगनीज़ ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में पाया जाता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट आधी ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहता है कि हालत की यह मुख्यतः धारवाड़ क्रम से संबंधित है। अब धारवाड़ क्रम क्या होता है, धारवाड़ सिस्टम हमारे पास होता है
धारवाड़ सिस्टम या धारवाड़ रॉक्स, ये क्या होते हैं? वो रॉक्स जो रिच इन आयरन ओर, किन किन चीज़ों में रिच होते हैं? आयरन ओर में, ठीक है, हमारे जिंक में, सिल्वर में, गोल्ड में, ठीक है। इन सब चीज़ों में जो हमारे आयरन ओर रिच होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं? धारवाड़ सिस्टम के धारवाड़ रॉक्स कहलाया जाता है। तो हमारा मैंगनीज जो है वो क्या है? इस क्रम से संबंधित है। बिल्कुल सही है, ये भी पहली स्टेटमेंट भी ठीक थी, अब दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है। अब हमें ये देखना है, सबसे पहले तो हमें यही देखना होता है क्वेश्चंस में कि पहली दोनों स्टेटमेंट हमारी ठीक है या नहीं है, ठीक है। उसके हिसाब से हम आंसर मार्क करते हैं। उसके बाद हमें देखना होता है कि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन बन रहा है क्या। यहाँ पर धारवाड़ सिस्टम की बात की गई है और यहाँ पर हमारी स्मेल्टिंग और फेरोएलॉयज़ की बात की गई है। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि धारवाड़ सिस्टम की वजह से स्मेल्टिंग हो रही है, ऐसा कहीं कुछ मेंशन नहीं है, ना ही फेरोएलॉयज़ का आपस में कोई धारवाड़ सिस्टम से कुछ मेंशन है। तो ये हमारी दोनों स्टेटमेंट आपस में रिलेट नहीं करती, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट आपस में रिलेट नहीं करती, इंडिविजुअली ठीक है लेकिन रिलेट नहीं करती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोनों कथन सत्य हैं एवं कथन एक को कथन दो व्याख्यायित नहीं करता है, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट हमारा जो स्टेटमेंट 2 है डज नॉट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन टू स्टेटमेंट 1, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। और धारवाड़ सिस्टम में आपको एक बार दिखा भी देती हूँ अगर कोई इंटरेस्टेड होगा थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज के लिए। ये हमारा इंडिया में धारवाड़ रॉक्स जो हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस तरह से इंडिया में धारवाड़ रॉक कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ये आपकी एडिशनल नॉलेज के लिए है। क्वेश्चन का क्रक्स जितना कराना था वो मैं करा चुकी हूँ, जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है, ये एडिशनल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। अब ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स से रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब देखिए ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स की बात हो रही है तो मैं ऑप्शंस पढ़ने से पहले आपको ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स पढ़ा देती हूँ कि क्या होते हैं शॉर्ट में। ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स, देखिए ईस्टर्न घाट्स जो होते हैं वो ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल रन करते हैं, वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल रन करते हैं। ईस्टर्न घाट्स जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं? डिसकंटिन्यूस इन नेचर, ये पहाड़ी आई बीच में से रुक गई, ठीक है। इस तरह से हमारे ईस्टर्न घाट्स क्या होते हैं? डिसकंटिन्यूस इन नेचर होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट्स क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस होंगे, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस इन नेचर होते हैं। कॉन्टिन्यूस होते हैं तो इनको क्रॉस कर पाना भी मुश्किल रहता है, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े चट्टानें होती हैं तो इनको क्रॉस कर पाना भी हमारा मुश्किल रहता है। ईस्टर्न घाट्स जो होते हैं वो लोअर इन एलिवेशन होते हैं और वेस्टर्न घाट्स हमारा हायर इन एलिवेशन होते हैं। तो ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो है झिंगडागड़ा पीक, ये इसको हम अरमाकोंडा भी बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या चाहें तो आप वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको वैसे ही लर्न हो जाएगा। अरमाकोंडा या झिंगडागड़ा पीक है ये हमारी 1690 मीटर की, ठीक है। तो ये हमारी हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की। और यही वेस्टर्न घाट में हमारी हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी 2695 मीटर की, ठीक है। तो यहाँ यहीं आप डिफरेंस देख रहे हैं कि ये लोअर इन एलिवेशन था और ये हाईएस्ट इन एलिवेशन है, तो इन दोनों में ही तकरीबन 1000 मीटर का फ़र्क आ रहा है, ठीक है, जो इनकी पीक्स हैं उनके अंदर ही। और इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स में हमारी जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो ऑरिजिनेट करती है, जैसे कि कृष्णा, तुंगभद्रा, गोदावरी, ये सब चीज़ें हमारी क्या हैं? वेस्टर्न घाट से ऑरिजिनेट करती है। उसके अलावा ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स जहाँ मिलते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है नीलगिरी हिल्स। क्या कहा जाता है? नीलगिरी हिल्स। और ये कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। ये था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन किसके बारे में? ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के बारे में, ठीक है। अब हम ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स से रिलेटेड जो हमारा ऑप्शंस है वो देख लेते हैं क्या क्या पूछा हुआ है। हमें करेक्ट आंसर चूज़ करने हैं। पहला है अनाईमुड़ी इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स। एक मिनट में क्वेश्चन निकाल देती हूँ। अनाईमुड़ी इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स। अनाईमुड़ी ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। अभी अभी हमने पढ़ा कि अनाईमुड़ी कहाँ की है? वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट वेस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली लोअर इन एलिवेशन, ये भी गलत है। वेस्टर्न घाट्स क्या होते हैं? हायर इन एलिवेशन होते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर हैव देयर ओरिजिन इन द वेस्टर्न घाट्स, ये सही है। पेनिनसुलर रिवर्स कृष्णा, तुंगभद्रा, गोदावरी ये कहाँ से है? वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, इनका उद्गम वहाँ से होता है, तो ये सही है। थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। और चौथी है द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स
अदर एट द नीलगिरी हिल्स। ये भी सही है कि दोनों कहाँ पर मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स पर मिलते हैं। ठीक है, तो हमारी क्या थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट दोनों सही है, पहली दूसरी गलत है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओनली 3 and 4। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द लेटर वैदिक पीरियड द टर्म बलि डिनोटेड। अब लेटर वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ था, सैक्रिफाइस, टैक्स, पावरफुल लैंडलॉर्ड्स, रेवेन्यू। अब देखिए इस क्वेश्चन को ना देखते ही लोग क्या करेंगे, आंसर कर देंगे, बलि का मतलब तो होता है बलिदान, तो आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपको घुमा रहा है, क्वेश्चन में उत्तर वैदिक काल दिया हुआ है, किसी रीज़न से दिया हुआ है ना, तो उत्तर वैदिक काल में बलिदान अर्थ नहीं होता था। उत्तर वैदिक काल में इसका अर्थ होता था कर, यानी कि टैक्स। और टैक्स कितना होता था, 1/6 हिस्सा किस चीज़ का, जो भी हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रही है। मतलब कि जैसे अगर आपने 100 क्विंटल आपने गेहूँ उगाया है, तो उसमें से उसका 1/6 हिस्सा जो है राजा को चला जाता था कर के रूप में, उसको कहते थे बलि कहते थे। और जितनी भी आपकी कैटल प्रोडक्शन होती थी कि आपके पास जो गाय भैंसे हैं उनसे जो आपकी कमाई हो रही है, उसका भी 1/6 हिस्सा जो है वो राजा को चला जाता था। ठीक है, तो उसको कहते थे हम बलि। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, प्राचीन काल में अष्टपाद किसको निर्दिष्ट करता था। अष्टपाद इन एंशियंट इंडिया रेफर टू। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन है, अ मैरिज रिचुअल, एन असुर विद 8 legs, गेम ऑफ चेस, कैवलरी यूनिट कंप्राइजिंग ऑफ 8 horses। अब यहाँ पे काफ़ी लोग क्या कहेंगे, अष्ट मतलब तो 8 होता है, तो इसका मतलब या तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा या डी होगा, ये सोच रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे कहीं पर भी हमारा ये नहीं दिया हुआ 8 पैरों वाला असुर, असुर शब्द के लिए कुछ नहीं दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा ये ऑप्शन नहीं है। इसी तरह से जो हमारा 8 घोड़ों की बनी घोड़े की बात हो रही है, तो यहाँ पे घोड़ों के बारे में भी कुछ नहीं दिया गया, तो ये भी नहीं है हमारा ऑप्शन। इसकी जान के आपको हैरानी होगी कि इसका सही ऑप्शन है सी, शतरंज का खेल। अष्टपाद जो है वो हमारा प्राचीन भारत काल में चेस को कहा जाता था अष्टपाद। अष्टपाद नाम था चेस का। और इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट नाम है, बहुत इम्पॉर्टेंट, वो है चाटुरंगा। चाटुरंगा, चाटुरंगा जो है वो हमारी 6th सेंचुरी की गेम है, और वो भी चेस के बोर्ड पे ही खेली जाती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड कि चाटुरंगा जो है वो कहाँ पे, चेस के बोर्ड पे ही खेली जाती थी और 6th सेंचुरी की गेम है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये बनता है कि जो हमारा ये अष्टपाद है, इसको खेलने के लिए गौतम बुद्ध ने सख्त मनाही की थी कि वो कभी नहीं खेलेंगे अपने जीवन में, कि जो चेस का खेल है, शतरंज का खेल है, वो कभी नहीं खेलेंगे अपने जीवन में। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट अ डिजास्टर विच स्ट्रक उत्तराखंड चामोली डिस्ट्रिक्ट इन February 2021। कि उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में हमारी 2021 में जो दुर्घटना घटित हुई है, आपदा आई है, उसके बारे में कौन से कथन सही हैं। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हुआ क्या था उस टाइम पे। उस टाइम पे ये हुआ था कि आइज एवलांचे आया था। आइज एवलांचे, आइज एवलांचे क्या होता है, बर्फीला तूफान। बर्फीला तूफान आया था। इसके अलावा क्या हुए थे, वहाँ से बड़े बड़े रॉक्स जो हैं, लार्ज रॉक्स, वो गिर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो नदियाँ हैं वो उसमें बाढ़ आ गई थी। एकदम से दिन के टाइम पे बाढ़ आ गई थी, बहुत बाढ़ आ गई थी। ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो क्या हुआ था, नदियों में बाढ़ आ गई थी उस समय। और क्या हुआ था, वहाँ पर आपने देखा होगा प्रोजेक्ट्स बने हुए थे, कुछ कुछ नदियों के किनारे हाइडल प्रोजेक्ट्स बने हुए थे। वो प्रोजेक्ट्स भी क्या हुआ, ध्वस्त होते चले गए। जैसे जैसे बाढ़ आगे बढ़ती गई वो प्रोजेक्ट्स ध्वस्त होते चले गए, वो उनमें भारी नुकसान होना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन कहता है गंगोत्री ग्लेशियर का एक भाग टूट गया और तबाही का कारण बना। ये गलत है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि हमारा कारण क्या था, आइज एवलांचे, यानी कि बर्फीला तूफान और बड़े बड़े पत्थर जो गिरे थे वो थे। तो पहला पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट है धौली गंगा, ऋषि गंगा और अलकनंदा नदियों में दिन के मध्य में अचानक बाढ़ आई। ये ठीक है कि इन नदियों में हमारी बाढ़ आ गई थी। सारी की सारी नदियाँ हमारे उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट से जा रही हैं। उसके बाद तपोवन, विष्णुगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट और ऋषि गंगा हाइडल प्रोजेक्ट को व्यापक नुकसान हुआ था, बहुत भारी नुकसान हुआ था इन प्रोजेक्ट्स को। ये भी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू कॉइपन स्कीम्स। कॉइपन स्कीम के अनुसार हमें इंडिया के जो जलवायु, इंडिया का जो
जलवायु है उसका मिलान करना है। अब क्वाइपन स्कीम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो हमारा स्टेट पीसीएस हो या हमारा यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस में हरियाणा में भी, बिहार में भी, सब में ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और बहुत बार आता है। और आप एक बार ही पढ़ लेंगे क्वाइपन स्कीम तो आप उसको बस पढ़ के उसको एक बार ही ना खुद से लिखने की कोशिश कीजिए कि कौन सा रीज़न कहाँ पड़ता है, तो आपको बस वो याद हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको क्वाइपन स्कीम दिखा देती हूँ। ये रही हमारी क्वाइपन स्कीम। ठीक है, इसमें जो ये हमारे रीजन है ई, यानी कि ये किसको डिनोट करता है, पोलर टाइप को। जो हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख का एरिया ये पोलर टाइप को, और उत्तराखंड का थोड़ा सा एरिया जो है वो ईटी है, टुंड्रा टाइप है। BWHW जो है हमारा, ये कौन सा है हमारा BWHW, ये है हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट कौन सा है हमारा, राजस्थान का जो एरिया पड़ जाता है वेस्टर्न मोस्ट, वो हमारा हॉट डेजर्ट में आ जाता है। AMW मानसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन, ये हमारा क्या है, ये 9 पार्ट्स में हमारा क्वाइपन के स्कीम के अकॉर्डिंग डिवाइड हुआ है इंडिया। ठीक है, तो ये AMW हमारा क्या है, मानसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन, की वहाँ पे मानसून रहता है मोस्टली टाइम, और जो ड्राई सीजन होता है, सूखी गर्मी जो होती है वो बहुत कम समय के लिए पड़ती है, और वो कहाँ पे पड़ती है, हमारी गोवा से नीचे नीचे। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा सीन है। उसके अलावा हमारा मानसून विद ड्राई सीजन फॉर समर, ये हमारा कहाँ पर पड़ता है, तो तमिलनाडु कोस्ट पे जो पड़ता है एरिया, वहाँ पर हमारा ये वाला रीजन पड़ता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा DFC हमारा कहाँ पर है, DFC कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर, ये हमारा सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, कि जहाँ पे हमारी जो विंटर्स होती है वो उधर हमारी क्या होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और समर बहुत कम टाइम के लिए होता है। ठीक है, बारिश आपने देखा होगा कि मेघालय वाली साइड, अरुणाचल प्रदेश वाली साइड ज़्यादा होती है। तो ये हमारा क्या है, जो ये रीज़न है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का, ये हमारा कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर में आ जाता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस हमारे कौन कौन से सही रहेंगे। BWHW भी हमने देखा था कि कौन सा हिस्सा था, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। तो एक फर्स्ट का हो गया C, तो ऑप्शन A और D तो हमारे एलिमिनेट हो गए। उसके बाद DFC अभी हमने देखा था कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का, तो सेकंड का हो गया A। तो इससे हम ऑप्शन नंबर C टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आपको मैं बता चुकी हूँ कि AMW हमारा क्या था, गोवा से दक्षिणी भाग का पश्चिमी तट, की जो नीचे वाला रीजन है गोवा से, वो हमारा AMW में आता है, और AS में क्या आता है, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब भारतमाला परियोजना में क्या होता है वो बता देती हूँ मैं आपको शॉर्ट में। पहले तो भारतमाला परियोजना जो है हमारी, ये 2017 में शुरू हुई और कहा गया था कि 2022 तक ये पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी ये कहीं से भी अपने कंप्लीशन के पास दूर दूर तक नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हुआ, फंड्स की कमी हो गई, और जो एफिशिएंसी लग रहा था गवर्नमेंट को कि आएगी, उस हिसाब से नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये अभी बहुत दूर है अपने कंप्लीशन से, अपने पूरा होने से प्रोजेक्ट्स के बहुत दूर है। तो इसमें है क्या क्या, इसमें कहा गया था कि भारतमाला परियोजना के तहत क्या होगा, हमारी फीडर रोड्स बनाई जाएंगी, इंटर कॉरिडोर रोड्स बनाई जाएंगी, और जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ जो हैं, इंटरनेशनल जो हमारे कॉरिडोर्स है वो हमारे उसकी रेंज जो है वो बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा पोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, पोर्ट मतलब बंदरगाहों की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, 2000 किलोमीटर के अराउंड बंदरगाहों की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा जो मेंटेनेंस होएगी, रोड्स वगैरह की मेंटेनेंस होएगी, वो इसमें इसकी बात की गई थी। मेंटेनेंस कितनी, 10,000 किलोमीटर की मेंटेनेंस जो है उसकी बात की गई थी कि करी जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके अलावा उसमें क्या कहा गया था, उसके अलावा कहा गया था कि जो हमारे, जब हम बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल हमारी जो बॉर्डर्स हैं उसकी बात कर रहे थे, तो वहाँ पर भी हमारी कनेक्टिविटी अच्छी की जाएगी। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए भी भारतमाला परियोजना है। ये सब पॉइंट्स हैं जो भारतमाला परियोजना में कहे गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शंस क्या हैं। पहला है कि नेशनल हाईवे पर स्थित लेवल क्रॉसिंग को रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज द्वारा प्रतिस्थापन की परिकल्पना करता है।
देखिए इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। इट इनवाइसेजेस रिप्लेसमेंट ऑफ लेवल क्रॉसिंग ऑन नेशनल हाईवे बाय रोड ओवर ब्रिजेस एंड रोड अंडर ब्रिजेस। अब ये वाला स्टेटमेंट हमारी गलत है कहीं पर भी। अभी मैंने आपको भारतमाला परियोजना बताया, उसमें रोड अंडर ब्रिज रोड ओवर ब्रिज का कहीं जिक्र नहीं है, ये गलत है। दूसरा है यह सीमावर्ती क्षेत्रों के सड़क जुड़ाव के विकास पर लक्षित है। सीमावर्ती क्षेत्र मतलब बॉर्डर एरियाज के विकास पर लक्षित है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा, यह गैर प्रमुख बंदरगाहों को सड़क से जोड़ने सहित तटीय सड़कों के विकास पर लक्षित है, ये भी ठीक है। कि हमारे जो पोर्ट्स हैं, जो दूर दूर के पोर्ट्स हैं, उनको भी जोड़ रहा है, ये भी ठीक है। उसके अलावा यह राष्ट्रीय गलियारों की कार्यदक्षता में सुधार पर लक्षित है। राष्ट्रीय गलियारों की कार्यदक्षता में सुधार यानी कि जो एफिशिएंसी है नेशनल कॉरिडोर्स की, उसको बढ़ाने में। अभी बताया कि मेंटेनेंस में भी खर्चा होएगा, कि 10,000 किलोमीटर का हमारा मेंटेनेंस पे खर्चा होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा ठीक है कि उससे क्या होएगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो ये भी हमारा ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसको हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द नेम ऑफ द डैम्स इन कॉलम विद रिवर्स इन कॉलम 2। हमें कुछ डैम के नाम दिए गए हैं और उसको क्या हमें कॉलम 2 से मैच करना है। सरदार सरोवर, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप कोई भी स्टेट मतलब आप वो देते हैं, जैसे सीईटी का एग्ज़ाम होता है या आप एसएससी के एग्ज़ाम देते हैं, रेलवेज़ के एग्ज़ाम देते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हलवा क्वेश्चन होगा। सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है, हमारा नर्मदा नदी पर है, ठीक है। हमारा हीराकुद डैम कहाँ पर है, महानदी पर है। मेतुर डैम जो है हमारा कावेरी नदी पर है। गांधी सागर चंबल नदी पर है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट का क्या था, डी। सेकंड का हमारा क्या था, सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डैम्स कुछ और भी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये रहे, तुंगभद्रा डैम हमारा कर्नाटका में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। रिहान डैम उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कोयना डैम महाराष्ट्र में पड़ता है। मेतूर हमने पढ़ लिया। इंदिरा सागर डैम हमारा नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हीराकुद डैम हमारा उड़ीसा में पड़ता है। भाखड़ा नंगल जो है वो सतलुज नदी पर पड़ता है और पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पर स्थित है। उसके बाद तेहरी डैम जो है वो उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है हमारी चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। दिए गए कथनों को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है सिक्किम हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है। दूसरा है हिमनद चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव को करेवा कहा जाता है। अब यहाँ पर सीधी सीधी बात करेवा की हो रही है, तो हम करेवा ही पढ़ लेते हैं पहले कि करेवा है क्या। करेवा हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास कश्मीर वैली है, वहाँ पर क्या है, हमारा डिपॉजिट्स जो होते हैं लेक के अंदर, ठीक है। लेक के अंदर जो डिपॉजिट्स होते हैं उसको लोकोस्ट्रीन बोलते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, करेवा होते हैं, ठीक है। लेक्स के अंदर जो डिपॉजिट होते हैं कश्मीर वैली में, उसको हम बोलते हैं करेवा बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा कश्मीर वैली में ही है, ठीक है। और बहुत सालों पहले जब कश्मीर अंडर वाटर हुआ करता था, तब से करेवा फॉर्मेशन की शुरुआत हुई और ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। ये जगह जो होती है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। यहाँ पर हमारी किस किस चीज़ों की खेती मशहूर है, सैफरन की यानी कि केसर, आमंड की यानी कि बादाम, और वॉलनट की, वॉलनट यानी कि अखरोट। इन तीनों की खेती बहुत मशहूर है, ठीक है। तो ये हमने शॉर्ट में पढ़ लिया कि हमारा क्या होता है, करेवा क्या होता है। इसके अलावा एक और वर्ड पढ़ा था हमने इसमें, मोरेन, या ये पढ़ा था अभी हमने मोरेन। मोरेन क्या होता है, जो हमारा ग्लेशियर्स जो हैं वो जब आते हैं, ग्लेशियर्स जब फ्लो करते हैं, तो जहाँ पर वो रॉक्स फॉर्मेशन करते जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मोरेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मोरेन्स होते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सिक्किम हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है। अभी पढ़ा हमने कि कौन सा हिमालय फेमस है करेवा के लिए, सिक्किम नहीं फेमस, कौन सा है, कश्मीर हिमालय, तो ये गलत हो गया। और जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है, ये आधी स्टेटमेंट ठीक है। जाफरान क्या होता है, सैफरन का ही एक टाइप होता है, जो हमारा केसर होता है उसका एक टाइप होता है जाफरान। तो ये आधी स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन आधी गलत है, तो हम इसको गलत ही मानेंगे, ठीक है।
उसके बाद हिमनद चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव को करेवा कहा जाता है। अभी हमने हिमोड़ पढ़ा कि हमारा मोरेन क्या होता है और क्या होता है हमारा करेवा क्या होता है, कि हमारी क्या होती है डिपॉजिट इन क्ले, चिकनी मिट्टी जो है वो जम जाती है हमारी, जो हमारी ग्लेशियर से आती है। और क्या होता है जो मोरेन्स पर मोटी परत के रूप में जमती जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करेवा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट गलत है लेकिन दूसरी स्टेटमेंट ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कथन पहला असत्य और कथन दूसरा सत्य है। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लीजिए इस क्वेश्चन को। सिक्किम हिमालयज आर फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशंस विच आर यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जाफरान। करेवाज आर थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर क्ले एंड अदर मटेरियल्स एम्बेडेड विद मोरेन्स। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट वेव्स। वेव्स की इनमें से क्या क्या चीज़ें खूबियाँ हैं। अब देखिए वेव्स के बारे में हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्या होता है। पहले वेव्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट है आपको बताना। ठीक है, वेव्स में क्या होता है, वेव्स के अंदर हमारे वेव्स जो होती हैं, जो हमारी वेव्स हैं वो कैसे फ़्लो करती हैं, वो हवा से फ़्लो करती हैं। हवा आ रही होती है दूर से, ठीक है, वो उसको अफेक्ट करती है कि उसकी जो हमारी किस तरह से वो फ़्लो करेगी, उस चीज़ को अफेक्ट करती है कि हमारी बड़ी बड़ी वेव्स बनेंगी, छोटी छोटी वेव्स बनेंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अफेक्ट होती है। और जो हमारी बड़ी वेव्स होती हैं यानी कि स्टीप वेव्स होती हैं, ठीक है, ये होती है यंग वेव्स होती हैं, इसको कहा जाता है यंग वेव्स। ठीक है, ये हमारी यंग वेव्स होती है। क्यों यंग वेव्स होती है, क्योंकि ये जो हमारी लोकल विंड है यही इसको क्या कर रही होती है, बना रही होती है। ज़्यादा दूर से नहीं बन रही होती है, पास में से ही कहीं से बन के आ रही होती है, पास की हवा से ही कहीं से बन के आ रही होती है। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ जो हमारी वेव्स होती हैं, जो स्लो वेव्स होती हैं, स्लो वेव्स जो होती है वो इतनी दूरी से आ सकती है कि आप लगा लीजिए कि अगर हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई वेव बन रही है तो वो हो सकता है कहाँ से उसकी हवा आ रही हो, सदर्न हेमिस्फीयर से, कि दूसरा का दूसरा हेमिस्फीयर ही चेंज हो गया है हमारा, वहाँ से भी इसकी हवा आ सकती है, तो वहाँ से भी बन सकती है ये। तो ये इतनी दूर दूर से बनती है हमारी। उसके अलावा क्या रहता है वेव्स में, वेव्स का इंटरनल मोशन, जो पानी का अंदर का मोशन रहता है वो आप सबको पता है क्या रहता है, सर्कुलर रहता है। इंटरनल मोशन कैसा रहता है, सर्कुलर रहता है। उसके अलावा क्या होता है, वेव्स का ऊपरी हिस्सा जो ऐसे, जो उसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम क्रेस्ट, और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हम ट्रफ। ठीक है, क्रेस्ट और ट्रफ, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, या इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं वेव लेंथ, उसको बोलते हैं वेव लेंथ। और डिनोट किससे करते हैं हम, लैम्बडा से इसको डिनोट करते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया वेव के बारे में शॉर्ट में। अब हम देख लेते हैं कि हमारे कौन से पॉइंट सही है। पहला पॉइंट है विंड कॉजेज वेव्स टू ट्रेवल इन द ओशन। ये हमारा पॉइंट ठीक है कि विंड की वजह से हमारी वेव्स जो है वो ओशन में ट्रेवल करती है। दूसरा पॉइंट है द एक्चुअल मोशन ऑफ वाटर बीनीथ द वेव इज नॉट सर्कुलर। नॉट सर्कुलर बोला इन्होंने, तो नॉट सर्कुलर तो नहीं होता, सर्कुलर होता है, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई। अभी तक पहली सही है सिर्फ। उसके बाद स्टीप वेव्स आर नॉट फेयरली यंग वंस एंड आर प्रोबेबली फॉर्म्ड बाय लोकल विंड्स। स्टीप वेव्स आर नॉट फेयरली यंग वंस, अभी बोला था कि यंग होती हैं वेव्स। स्टीप वेव्स जो होती है, जो हमारी बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं वो क्या होती है, यंग वेव्स होती है, तो तीसरी स्टेटमेंट भी गलत। उसके बाद बिगेस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ अ वेव आर कॉल्ड क्रेस्ट एंड ट्रफ रिस्पेक्टिवली। जो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, सबसे नीचे पॉइंट को ट्रफ बोलते हैं। अभी अभी पढ़ा हमने, तो ये भी हमारा ठीक है। तो पहला और चौथा ठीक है, बाकी दूसरा तीसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक तरह से मिनी वीडियो थी। ठीक है, एक तरह से आपके लिए इंट्रोडक्शन था कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ाया हुआ मेरा अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट में अपना बताइए कि आप फीडबैक क्या देना चाह रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, आपको जो सही लगता है आप बताइए मुझे, ताकि मैं आगे इम्प्रूव करूँ और मेरे को भी पता चले कि मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए सीरीज़ या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आजकल टाइम की कमी सबके पास रहती है, तो मैं तभी ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँगी अगर पढ़ाने से एक्चुअल में फ़ायदा मिल रहा है आप लोगों को। अगर फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूँगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Like, share and leave a comment if you want more such videos. Thank you so much. Bye.